Hello everyone, once again welcome to my YouTube channels. My dear students, आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर डेट इज 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाबू इस वीडियो के अंदर। और साथ साथ उसी आधार पे जो 2019 का क्वेश्चन जो ऑड का है बाबू सॉल्व करेंगे, उसी के आधार पे और भी देखेंगे कि और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे कि आपका जो 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में आते हैं उसमें से आप 18 से 19 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 भी जा सकता है वो आप सही कर आओ, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको आ सके। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करना होगा बाबू। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरीके से अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे पूरे डेप्थ में सब्जेक्ट को, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरीके से बन जाएंगे। साथ साथ ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम टोटल RSC में कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, और वो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपका इस बार एग्जाम में आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। केवल बस आप उस 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करो बाबू। समझ में आ रहा? तो आज हम जो RSC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन सब्जेक्ट में जो सीरीज नंबर लेकर आए हैं वो क्या होगा, 1 होगा। आज पहला सीरीज है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सब्जेक्ट में। ये एक्चुअली वीडियो किसके लिए यूजफुल है वो, तो जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, जो SVT का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो वो सबसे पहले इस वीडियो क्या करिए, देखिए और सभी क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करिए। अगर और भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप बेहिचक आप डायरेक्टली मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाबू जो भी बच्चे नए हैं बाबू वो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो कुछ भी आपके लिए हम डेटा लेकर आ रहे हैं वो आपको डायरेक्टली आप तक क्या हो सके, वो पहुंच सके। इसलिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे भी अपने फ्रेंड्स को क्या करिए बाबू, मोटिवेट करिए, मेरे चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके बाबू। तो चलिए आज हम लोग 2019 क्वेश्चन का और देख लेते हैं। वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बाबू, ना केवल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी RSC सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ साथ अगर रियल बेस्ड एप्लीकेशन का बात करें तो वहाँ हर जगह हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का क्या देखते हैं, वो एप्लीकेशन देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी तो आएंगे। तो चलिए उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए, और उसी के आधार पे और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, जिससे कि आपके इस बार एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके बाबू। चलिए स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बाबू। चलिए बाबू इसको सबसे पहले क्या करिए, आप लोग सॉल्व करिए। क्या कर रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3.5 किलोवाट रेफर्स टू, 3.5 किलोवाट रेफर्स टू। अब देखिए बाबू ये जो पहला जो क्वेश्चन आपका है वो टोटली किस पे है, वो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बेस पे है। समझिए बात को, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बेस पे क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या है बाबू, बोले थे जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे, चिल्ला कर पढ़ाए थे कि आपको ये फार्मूला याद रखना। जैसे टॉर क्या होता है, टॉर इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। टॉर इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 टॉर इक्वल टू होता है 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 50 किलो कैलोरी पर मिनट इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इक्वल टू 3.5 किलोवाट। क्या था, 3.5 किलोवाट। आप ये जो बात है बाबू, इस फार्मूले को आप जितना जल्दी से जल्दी सब वैल्यू हो आप याद कर जाओ, क्योंकि एक बात फिक्स है बाबू कि आपके इस बार भी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जो हम इस स्लाइड में लिख दिए सामने फार्मूला बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। बाद में जब एग्जाम देकर आना तो ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। ये वैल्यूज को आप पूरा वैल्यू याद करें। सिंपली टॉर इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन,
1 टॉर इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट होता है, इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट होता है, इक्वल टू 3.5 किलो वाट होता है बाबू। ये सब वैल्यू क्या सेम, इस वैल्यू को एकदम गाना की तरह क्या करो रट जाओ बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एग्जाम में आएंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे वहाँ भी आएंगे, ये सच्चाई है। केवल आपको याद करना है, वो जब इतना आपको फोकस करे इस क्वेश्चन पे तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए और इसको क्या करो याद कर जाओ बाबू, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो आप इसको क्या करिए याद कर जाइए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन बनाइए, 3.5 किलोवाट रेफर्स टू 3.5 किलोवाट यूनिट कितना 1 टॉर, मतलब इसका सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, सही ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज 1 टॉर विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी पर मिनट इज इक्वल टू, अभी तो बात किए क्या वो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1 टॉर इक्वल टू होता है, 1 टॉर इक्वल टू होता है, तो ये भी क्या बाबू राइट आंसर। राइट आंसर कौन होगा बाबू, सी ऑप्शन। राइट आंसर कौन होगा बाबू, सी ऑप्शन। मतलब ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, सही ऑप्शन कौन है बाबू आपका सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना, दो क्वेश्चन इससे से आ गया और इस बार भी आएंगे, ये भी कन्फर्म है कि इस बार भी आएंगे, तो इसलिए इस वैल्यू को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर, ईपीआर। ईपीआर को क्या कहते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, क्या कहते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो या सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक ही है बाबू। तो एक बात और याद रखना है कि सीओपी या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो सीओपी बोले या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो दोनों क्या सेम है। तो हम एक चीज रिलेशन पढ़ते क्या कि सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ क्या होता है रेफ्रिजरेटर, क्या होता है रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्मूलीज है सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इस रिलेशन को एकदम याद कर जाइए। यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। तो दो फार्मूलेज बताएं, दो क्वेश्चन फिक्स है, मतलब केवल आपको अब 18 क्वेश्चंस के बारे में ही सोचना है। ये दोनों क्वेश्चन, ये दो फार्मूले से दो क्वेश्चन इस बार ऑब्जेक्टिव में जरूर इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं बाबू। अब बताइए कि ये रिलेशन याद है, इससे क्या है कि आपको क्वेश्चंस भी बन जाएंगे बाबू आसानी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज ये होता है। तो अब बताइए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ईपीआर ऑफ हीट पंप ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी क्या बाबू, ऑप्शन बी आपका है क्या ग्रेटर देन 1 ऑफ रेफ्रिजरेटर सीओपी। यही तो लग रहा है, सीओपी जो हीट पंप का होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से एक क्या होता है वो ज्यादा होता है, 1 क्या होता है वो ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे विल बी योर राइट आंसर। मतलब क्या, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, राइट आंसर कौन है बाबू, राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस में समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल कॉनमन साइकिल इज यूज्ड इन। अब बताइए बाबू कि आपका जी यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है आपका मिली रेफ्रिजरेशन साइकिल से। यूनिट नंबर 2 क्या है, मिली रेफ्रिजरेशन साइकिल से। उसमें क्या पढ़ना हो, रिवर्स कार्नोट साइकिल, उसके बाद क्या पढ़ना हो बेल कॉनमन साइकिल, तीसरा करना वेपर कंप्रेशन साइकिल और चौथा क्या पढ़ना वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। इतना ही 4 साइकिल पढ़ना है। ये आपका यूनिट नंबर 2 जो है बाबू रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना होगा समझना होगा बाबू। डेट इज आपको आरएससी में अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 और एयर कंडीशनिंग में बात करें तो यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बेसिक है और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी 2 यूनिट से आने वाले हैं। तो इस 2 यूनिट को आप पहले सबसे पहले बढ़िया से क्या कंप्लीट करिए। अब बताइए कि जो डिटेल में पढ़े होंगे बेल कॉनमन साइकिल तो उनके लिए तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। जानते हैं कि बेल कॉनमन साइकिल जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है बाबू, रिवर्स ब्राइटॉन साइकिल भी होता है, रिवर्स ब्राइटॉन साइकिल डेट इज आरबीसी। बेल कॉनमन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स ब्राइटॉन साइकिल, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। और बेल कॉनमन साइकिल किसके लिए वैलिड है, तो एयर रेफ्रिजरेशन के लिए। किसके लिए, एयर रेफ्रिजरेशन के लिए, मतलब एयर रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा वो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बाबू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये थ्रोटलिंग ऑपरेशन इन ए रेफ्रिजरेटर इज इन। थ्रोटलिंग ऑपरेशन मतलब क्या, इंथाल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, इंथाल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रोटलिंग ऑपरेशन का बात करा, इसका मतलब क्या है, इंथाल्पी क्या होना चाहिए बाबू, कांस्टेंट होना चाहिए। थ्रोटलिंग का मतलब भी क्या होता है, इंथाल्पी क्या होना चाहिए बाबू, कांस्टेंट होना चाहिए। इंथाल्पी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जरा बताइए कि VCRS बताए थे तो वहाँ पे बताए थे कि क्या थ्रोटल वाल्व होता है, डेट इज कैपिलरी ट्यूब, क्या वो एक तरीके से क्या वहाँ पे इंथाल्पी क्या होता है, कांस्टेंट। क्या इवापोरेटर में क्या जाएगा आपका इंथाल्पी कांस्टेंट होता है, नहीं। डिस्चार्ज वाल्व में भी नहीं होता, थर्मोस्टेट भी नहीं होता, मतलब सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कैपिलरी ट्यूब विल बी योर राइट आंसर। इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए। ये भी हम बात बोले थे कि VCRS में जो एक्सपेंशन डिवाइस लगाते हैं वो थ्रोटलिंग प्रोसेसिंग क्यों वाला ही क्यों लगाते हैं, हम आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं लगाते हैं, आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक क्यों नहीं लगाते, ये टोटल बात और डिटेल में बात किए थे। आप वीडियोस को वहाँ देखे भी होंगे, ऑलमोस्ट पढ़े भी होंगे, वहाँ बात और डिटेल में बात किए थे बाबू। तो सोचिए उस मुकाबले में बहुत ही हलवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ R22। एक बात ये तय है बाबू कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। मतलब क्या, आपको रेफ्रिजरेंट का नाम दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसका केमिकल फार्मूला बताइए, तो इसको कोई याद नहीं करना क्योंकि ये अनंत है। इसका एक ही रूल है कि हम क्या बताए थे कि रेफ्रिजरेंट को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। रेफ्रिजरेंट को 3 कैटेगरी में क्या करिए बाबू, बांट दीजिए। एक होता है बाबू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन HC। एक क्या होता है बाबू, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, समझिएगा बाबू, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक क्या होता है बाबू, एक क्या होता है इनऑर्गेनिक। तीसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक। क्या होता है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। अब ये पहचानना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसका डेजिग्नेशन जो होता है R मतलब रेफ्रिजरेंट होता है, और यहाँ पे R' ये क्या होता है M-1 इंटू N+1 इंटू क्या होता है बाबू, P होता है। क्या होता है बाबू, P होता है, यही ना होता है बाबू, M-1 N+1। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका जो डेजिग्नेशन होता है R यहाँ पे एक 1 बैठाइए बाबू, यहाँ पे भी क्या करिए बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। क्या होता है इसका डेजिग्नेशन R-1 होता है इंटू M-1 N+1 इंटू क्या होता है वो P होता है। क्या होता है, P होता है। क्या होता है, P होता है। और इनऑर्गेनिक तो सबसे आसान है, क्या होता है बाबू, R-700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट प्लस क्या होता है बाबू, मॉलिक्यूलर वेट। बताइए, तो इतना ही तो आपको ध्यान में रखना है बाबू। अब देखिए MnP का वैल्यू आपको निकालना है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो उसमें एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बाबू, N+P+Q इक्वल टू 2m प्लस क्या याद रखना है, 2 याद रखना है। और अनसैचुरेटेड के लिए एक याद रखना है N+P+Q इक्वल टू 2m याद रखना। क्या याद रखना बाबू, 2m याद रखना। दूसरा बात, एक और चीज, कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्या याद रखना वो, क्लोरीन। कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्या याद रखना वो, क्लोरीन याद रखना है। और यहाँ पे आप क्या करिए बाबू, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे कार्बन के जगह यहाँ पे M बैठाइए, हाइड्रोजन में M बैठाइए, फ्लोरीन में P बैठाइए, क्लोरीन में Q बैठा दीजिए। समझ में आ रहा बाबू, तो देखिए सबके टर्म में आ गया। अब देखिए इतना ही आपको याद रखना, हम पूरा इसका क्लास डिटेल में बात किए थे, वो हम केवल बात करें। अब हम R22 के लिए क्या करते हैं वो निकालते हैं। अब R22 को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं कि कैसे इस पर निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए R22 आपका गिवन क्वेश्चंस क्या है वो R22 है। मतलब क्या, आपके गिवन क्वेश्चंस क्या है वो R22 के लिए। 1 मिनट वेट करिए, पेन को सिलेक्ट हमें कर लेने दीजिए। चलिए, हाँ R22 तो मतलब क्या कि R22 किसके कैटेगरी में आ रहा है वो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि देखिए ना, इसके पहले क्या लगा सकते हैं, 2 के पहले 0 लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं, तो 0 लगा सकते। इसको इससे कंपेरिजन करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M-1 M कहाँ लिख दे बाबू, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं। M-1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 बाबू लिख सकते हैं। तो M इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। M इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ कि आपका 2
क्या बाबू, अब बताइए कि n+1 की जगह क्या बाबू, n+1 की जगह यहाँ से क्या होगा बाबू, आपका 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बाबू p की जगह क्या हो 2 है, तो p इक्वल टू क्या जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। अब बताइए कि m n p का वैल्यू आप पुट करिए तो n + p + q को 2m+2 होता है। मतलब क्या कि आप यहाँ से एक चीज़ और कैलकुलेट करिए, क्या देखिए एक मिनट, चलिए n + p + q, n की जगह क्या है 1, p की जगह क्या है 2, q निकालना है बाबू, q हमें मालूम नहीं है और q हमें मालूम नहीं, q इक्वल टू 2m, 2m की जगह क्या 1, तो 2 + 2 आप यहाँ से q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा यहाँ से क्या बाबू 1 2 1 3, इधर क्या है 2 2 4, क्या बाबू 2 2 4, इसका मतलब क्या 2 3 और एक 2 2 4, मतलब यहाँ से q कितना जाएगा वो 4 में से 3 का कितना हो 1 आएगा, तो आपका m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, p का वैल्यू क्या 2 और इसका q का वैल्यू क्या वो 1 है, q का वैल्यू क्या वो 1 है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन सर। अब इस फॉर्मूले पे इसको क्या करें, वैल्यू क्या करते हैं वो बैठाते हैं, तो आपका m n p q सब मालूम है बाबू, m n p q सब मालूम है, तो m की जगह क्या 1, तो मतलब क्या है कार्बन, n की जगह क्या 1, तो क्या जाएगा हाइड्रोजन, p की जगह क्या हो 2, तो फ्लोरीन का F2 और q की जगह क्या है बाबू 1, तो क्या जाएगा ये, मतलब क्या R22 का केमिकल फॉर्मूला क्या जाएगा CHF2Cl, CHF2Cl। इसका सही ऑप्शन कौन है बाबू, देख लीजिए बाबू, देख लीजिए इसका सही ऑप्शन कौन है बाबू, आप देख लीजिएगा यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो p क्या कि p इक्वल टू क्या हो 2 ही आएगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। हाँ देखिए है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या सही ऑप्शन, राइट आंसर कौन होगा बाबू, राइट आंसर कौन होगा बी होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बाबू। जैसे कि अगर बात करें वाटर का, बात तो वाटर क्या एक तरीके से रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं बाबू वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, तो वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है बाबू, तो इसीलिए वाटर का डेजिग्नेशन का इनऑर्गेनिक है, तो 718 मतलब क्या वाटर रेफ्रिजरेंट है, तो उसके लिए डेजिग्नेशन क्या होता है 718 होता है, तो 718 क्या होता है वाटर के लिए होता है। तो इस तरीके से पूरा क्लास में डिटेल में हम बात भी किए थे, तो आपको यहाँ से केमिकल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए जरूर आएंगे रेफ्रिजरेंट का, आप इस पर क्या करें प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा बाबू, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने, ये 7 नंबर, जनरेटर इज इम्प्लॉयड, ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बाबू। जानते हैं जनरेटर कहाँ आता है बाबू, तो जनरेटर आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आता है, वहाँ पे पंप को क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, तो जनरेटर रेक्टिफायर एब्जॉर्बर लगाते हैं बाबू, तो मतलब क्या किसमें वेपर एब्जॉर्प्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए भी कैंसिल, ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल, सही ऑप्शन कौन होगा बाबू सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब कूलिंग सिस्टम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम इफेक्ट ऑन सीओपी क्या होता है, क्लास में पूरी तरीके से डिटेल में हम बात किए थे बाबू, पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग बात किए थे बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसको ग्राफ से बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए ग्राफ से देख लेते हैं बाबू कि यहाँ पे क्या था हो कि मान लीजिए कि इसका हम इंथाल्पी पीएच कर बना रहे हैं या टीएस कर भी ले लो बाबू, ठीक है, तो इस तरीके से बनाए थे बाबू, इस तरीके से हम क्या कहते हैं बात किए थे बाबू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देखिए एक मिनट कि यहाँ पे क्या हो कि इस तरीके से क्या था थ्रोटलिंग, उसके बाद इवापोरेटर के बाद क्या था वो कि आइसेंट्रोपिक, उसके बाद क्या था वो इस तरीके से बनाए थे कि नहीं बनाए थे बाबू, इस तरीके से हम लोग बनाए थे, इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व किए थे बाबू। अब ये यही तो क्या सब कूलिंग है, सब कूलिंग का मतलब क्या कि नीचे की तरफ जाएंगे कंडेंसर पे इवापोरेटर प्रेशर क्या घटाएंगे, जब इवापोरेटर प्रेशर घटाइएगा तो मतलब क्या ये जाएगा, तो जब ये जाएगा तो सीओपी क्या होगा बाबू बढ़ेगा, सीओपी क्या होगा आपका सीओपी क्या होगा बाबू बढ़ेगा। इसका सही आंसर कौन होगा बाबू, इसको डिटेल में बात की थी क्लास में बाबू, इसका सीओपी क्या होगा बाबू बढ़ेगा। मतलब क्या वीसीआरएस में जब हम क्या करते हैं इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग से क्या होता है वो आपका सीओपी पे क्या होता है, सीओपी क्या होता है आपका बढ़ता है, सीओपी क्या होता है बढ़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, सही ऑप्शन कौन होगा बाबू बी ऑप्शन, दैट इज सीओपी इंक्रीजेज। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में बाबू, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है।
द वर्क रिक्वायरमेंट फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज मिनिमम, सबसे मिनिमम वर्क किसमें लगता है जब प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल हो। क्या प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल हो। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब ए गलत, बी गलत, सी भी गलत, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी इज द राइट आंसर। आइसोथर्मल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बाबू, इसका ग्राफ से भी हम लोग बना सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं बाबू। तो यहाँ पे जब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो यहाँ जो वर्क निकालते थे, वर्क रिक्वायरमेंट ये इस तरीके से निकालते थे बाबू। तो सबसे मिनिमम किसके लिए होता था बाबू, सबसे मिनिमम किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए होता था। किसके लिए होता था, आइसोथर्मल के लिए होता था, क्योंकि उसके बाद ये, उसके बाद क्या, एक एडियाबेटिक, एक क्या होता है पॉलीट्रॉपिक होता है। तो मतलब क्या कि ये वाला आइसोथर्मल, बीच में एडियाबेटिक, और ये क्या है, ये क्या है, वो पॉलीट्रॉपिक है। तो एन का वैल्यू इसके लिए क्या था 1, इसके लिए एन का वैल्यू क्या गामा, और इसके लिए एन का वैल्यू क्या एन ही रह जाता है। तो आइसोथर्मल के लिए सबसे मिनिमम वर्क रिक्वायर होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, मतलब ऑप्शन में डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, स्क्रीन के सामने ये 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझिए बात को बाबू। फॉर बेटर कूलिंग इफेक्ट H2 इज इम्प्लॉयड इन रिफ्रिजरेटर, किस सिस्टम में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं बाबू। तो ये बोलने वाली बात है क्या, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम पढ़ा जाए तो वहाँ पे हाइड्रोजन अमोनिया मिक्स होता है कि नहीं मिक्स होता है बाबू, फॉर बेटर कूलिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेट इज वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल पढ़ाया हुआ बात है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडेंसिंग मीडियम यूज्ड इन इवापोरेटिव कंडेंसर। बताइए कंडेंसर, टाइप्स ऑफ कंडेंसर का बात किए थे वो, तो एयर टाइप, एयर कूलिंग कंडेंसर का बात किए थे, वाटर कूलिंग कंडेंसर का बात किए थे, और एक हम बात किए कि इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर में जो मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम तो कूलिंग का, वो एयर और वाटर दोनों होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब कि ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, आपका सी होगा, डेट इज बोथ एयर एंड वाटर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही ये भी फेमस क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड बचाने का इसमें से कौन सा सही तरीका नहीं है बाबू। तो इसमें क्या, ये एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको तैयार रहना है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो जनरल लाइफ में, मतलब हॉट प्रोसेसिंग, मतलब बहुत सारे देखते हैं जो घर में पिकल्स उकल्स होता है बाबू, अचार उचार, उसको ना क्या करते हैं धूप में ड्राई होने के लिए देते हैं। मतलब हॉट प्रोसेसिंग क्या सही तरीका है बाबू। ऑप्शन बी क्या, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर हटा दे तो वो भी सही तरीका। केमिकल प्रिजर्वेशन, सही में कुरकुरे में क्या है, केमिकल प्रिजर्वेशन भी रहता है। क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो, इज द नॉट राइट आंसर, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है, फूड प्रिजर्व करने कोई मेथड नहीं है। मतलब क्या, बाकी क्या हो सभी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर, बाकी सब क्या जाएगा आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या जाएगा ऑप्शन गलत। मतलब बाकी सब मेथड फूड प्रिजर्व करने का एक तरीका है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक फूड प्रिजर्व करने का तरीका नहीं है। तो इस क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन में डी क्या होगा आपके लिए क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, डी क्या होगा आपके लिए सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, दम गलत नहीं होगा, दम सही आपका होगा। जैसे देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट, तो साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना आना चाहिए बाबू। तो साइकोमेट्रिक चार्ट जानते हैं किस तरीके से होता है, क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है बाबू, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, सैचुरेशन कर्व होता है, उसके बाद इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जब बताइए क्या कि इस इधर क्या लेते हैं वो, ड्राइवल टेम्परेचर लेते हैं डीवीटी, और इधर क्या लेते हैं बाबू, इधर आपका क्या होता है बाबू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ही तो ड्रॉ करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसके बाद सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा वो गलत होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बोले कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 आपको बढ़िया से क्या करना तैयार करना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन डैश 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 रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये क्वेश्चन है बताइए, हम जब पढ़ा रहे थे बाबू तो ये बता दें कि एडियाबेटिक वाला बात जरूर आपके सामने आएगा। सबसे पहली बात एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब क्या कि एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन साइकोमेट्रिक चार्ट पर इससे ग्राफ अगर आप बनाइएगा तो इस तरीके से बनाइएगा बाबू, साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरीके से ग्राफ बनेगा, एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन
मतलब क्या, इंथाल्पी कांस्टेंट होना चाहिए और आपका ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। मतलब सबसे पहले इसका मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट क्या हो 1 है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या 1 है, तो आपको एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन क्या करना है बाबू, शो करना है। तो बताइए कि कैसे शो करे बाबू, बताइए कैसे हम शो करें इस पर। तो आप यहाँ देखिए इसको इस तरीके से बनाए थे बाबू, याद करिए कि इस तरीके से हम ड्रॉ किए थे। मतलब एडियाबेटिक मतलब कहाँ तक बाबू ले जाकर तब सीधे क्या करो यहाँ पे मिला दो, मतलब क्या कि यहाँ पे एक कर दें। तो ये क्या 1 पॉइंट और ये क्या मान लीजिए 2 पॉइंट, तो इंथाल्पी क्या हो H1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट पे इंथाल्पी क्या है सेम, इंथाल्पी क्या है सेम, ह्यूमिडिफिकेशन है मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ के लिए W1 है और यहाँ के लिए क्या W2 हो जाएगा। तो देखिए कि फाइनल आ रहा है ये ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है, इंथाल्पी क्या कांस्टेंट है, तो इसको एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन इसी को तो कहते हैं। इसका मतलब इंथाल्पी रिमेंस कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा बाबू, राइट आंसर इसका होगा इंथाल्पी रिमेंस कांस्टेंट। ये बात हम कर चुके थे बाबू, इंथाल्पी क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। ये जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बात किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी क्या बाबू गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने ये बाबू 15 नंबर, इन केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन रिमेन, अरे केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन कहिए या आइडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन कहिए। यहाँ डीह्यूमिडिफिकेशन है मतलब कि यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अगर डीह्यूमिडिफिकेशन है तो यहाँ पे केवल क्या कर्व क्या जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब क्या उसी तरीके से तो फिर से बनाना है, ये इस तरीके से होगा बाबू। तो यहाँ पे क्या इस वक्त कर्व नीचे आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ 1 पॉइंट और यहाँ क्या 2 पॉइंट। तो इंथाल्पी तो रिमेंस क्या कांस्टेंट है बाबू, इंथाल्पी क्या रिमेंस कांस्टेंट। और यहाँ देखिए कि इस पर ह्यूमिडिटी क्या ω1 है और ये क्या ω2 है। तो यहाँ इस पर 1 पॉइंट यहाँ है 2 पॉइंट यहाँ है, तो ह्यूमिडिटी क्या कम रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन केमिकल उसी को कहते हैं। मतलब इंथाल्पी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इज द राइट आंसर। तो इसका ए बी और सी क्या होगा बाबू गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन के सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेंसिबल कूलिंग रिमेंस कौन, सेंसिबल कूलिंग का बात कर रहा है बाबू, सेंसिबल कूलिंग जरा बताइए कैसे बनाएंगे, सेंसिबल कूलिंग का बात कर रहा है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट से देखिए कितना क्वेश्चंस पूछते रहता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट अगर आपको ड्रॉ करना रहा है तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप आसानी से क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या, ड्राइवर टेम्परेचर घटना चाहिए बाबू। और ड्राइवर टेम्परेचर भटकन से बनाते हैं बाबू, इसका मतलब क्या, जब भटकन से बनाते हैं तो पहले मान लीजिए पॉइंट 1 यहाँ है, तो मतलब क्या कि यहाँ के लिए टेम्परेचर मान लीजिए क्या वो T1 है, ये क्या वो T1 है, क्या है T1 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है। सेंसिबल कूलिंग मतलब ड्राइवर टेम्परेचर घटना चाहिए, मतलब क्या इस तरीके से जाएगा वो, इस तरीके से ग्राफ इसका जाएगा, इस तरीके से ग्राफ इधर की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वो आपका T2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। तो बताइए कि क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ के लिए अगर यहाँ बनाइएगा तो ω1 इक्वल टू क्या है ω2, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ए गलत, बी गलत और डी गलत। बताइए कि कॉन्सेप्ट अगर मालूम है बाबू तो सोचिए कोई भी क्वेश्चन क्या टफ लगा, क्या कोई भी क्वेश्चन टफ लगा, कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगा। ये टोटल बात हम पढ़ा चुके हैं बाबू। नेक्स्ट, ए स्लिंग साइकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच, इससे क्या मेजर कर सकते हैं बाबू। तो बताए थे क्या कि स्लिंग साइकोमीटर जब वीडियो पढ़ाए तो वहाँ भी बात कहते हैं कि दोनों ड्राइवर टेम्परेचर वेटवर्ड टेम्परेचर दोनों मेजर करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा बाबू, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग इवापोरेटिव कूलिंग फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट, इवापोरेटिव कूलिंग के दौरान क्या कांस्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपका WBT क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बाबू, अगर आप देखिए वीडियो तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ए गलत, सी गलत, डी क्या होगा बाबू गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका स्क्रीन के सामने ये, बी द बाईपास फैक्टर, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब बाईपास फैक्टर पढ़ा रहे थे तो आप बोले थे कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस बार भी आएंगे एग्जाम में कंफर्म है बाबू। बी द बाईपास फैक्टर ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ कॉइल देन एफिशिएंसी ऑफ कॉइल, हम क्या बोले, हम बाईपास फैक्टर से एक्स से डिनोट कहते हैं। तो बोलते क्या कि किसी भी कॉइल का एफिशिएंसी क्या होगा बाबू कि आपका 1 माइनस बाईपास फैक्टर होगा, 1 माइनस बाईपास फैक्टर होगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन नंबर क्या हो, ए द राइट आंसर, बी गलत हो जाएगा, सी गलत है, डी गलत है। एफिशिएंसी बाईपास फैक्टर को हीटिंग कॉइल, बाईपास फैक्टर को कूलिंग कॉइल के लिए ये एक्सप्रेशन देख लीजिएगा और उस पर जो न्यूमेरिकल करवाएंगे उसको भी देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। बाईपास फैक्टर के लिए किसके लिए, वो हीटिंग कॉइल के लिए पढ़ के जाइएगा, हीटिंग कॉइल, उसके बाद कौन सा कॉइल बाबू, कूलिंग कॉइल के लिए पढ़कर जरूर से जरूर जाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्या, WBT इंडिकेट्स, WBT क्या इंडिकेट करता है, बेटवल टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है, तो बेटवल टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करता है बाबू, इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करता है बाबू, इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, तो बी सी क्या डी गलत है, सही कौन होगा बाबू, ए ऑप्शन। सो ये कितना आसान क्वेश्चन आता है बाबू, कॉन्सेप्ट पे केवल है। इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में जब बताइए कि कौन सही है बाबू, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इवापोरेटेड इन अमोनिया, अमोनिया इज इवापोरेटेड इन हाइड्रोजन। इसका सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, इसका सही ऑप्शन बताइए कौन होगा, इसका सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर बता दें क्या, बहुत ही शांत रेफ्रिजरेटर होता है बाबू, इसमें मतलब कोई नॉइज नहीं होता है, बताए थे। इसमें सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, इट इज द राइट आंसर बाबू। तो मतलब बी गलत, सी गलत, डी गलत। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के बारे में जो 3 फ्लूइड यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात किए थे वो, तो उसको नोट्स पे क्या कर थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये भी क्वेश्चन आएगा, आया नहीं है लेकिन इस बार आने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड देयर COP आर 5 और कितना बाबू सी है, कितना सी, द COP ऑफ कंपोजिट, 2 रेफ्रिजरेटर जिसका COP 5 और 6 दिया, तो कंपोजिट के लिए कितना होगा, तो इसको बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं बाबू। तो COP ऑफ A इंटू COP ऑफ B, यही ना होगा बाबू, डिवाइडेड बाई 1 प्लस नहीं डिवाइडेड 1 प्लस नहीं 1 माइनस होगा शायद, हाँ 1 माइनस कि 1 नहीं 1 प्लस ही होगा, सही है। 1 प्लस COP ऑफ A प्लस COP ऑफ क्या होता है बाबू, B होता है, क्या होता है, COP ऑफ B होता है, यही होता है राइट आंसर। तो इस एक्सप्रेशन क्या करना है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बैठाइए, अब वैल्यू क्या करिए, पुट करिए, तो 5 गुना क्या जाएगा 6/1 प्लस 5 प्लस क्या जाएगा 6, तो 5 6 11 1 12 30, तो 30/12, 6 5 30, तो 6 5 11 और क्या 12, तो 12 से इतना डिवाइड किया तो कितना हो, इसका सही आंसर आ जाएगा वो, सही आंसर इसका आ जाएगा 2.5 के अप्रॉक्स आ गया इसका वैल्यू, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बाबू, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना, पढ़ के जाना है बाबू, और इससे आपका 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कैस्केड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बाबू। बताइए कि इसका क्या ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है वो आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23 नंबर शायद, हाँ 23 होगा, 23। देखिए क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव टाइप का इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं कि रेफ्रिजरेंट है कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बताइए कि एयर कहाँ यूज होता है बाबू, तो एयरक्राफ्ट इंजन में होगा। CO2 कहाँ यूज होगा बाबू, CO2 कहाँ होता है, जल्दी बताइए। तो फूड को प्रिजर्व करने में क्या होता है, यूज होता है, तो इसी से बन जाएगा C के लिए 1, और उसके बाद क्या बाबू कि A के लिए क्या हो जाएगा 5, A के लिए क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन में बी क्या राइट आंसर, ऑप्शन में बी क्या हो राइट आंसर ही होगा सही, बाकी सब क्या होगा गलत। तो देखिए कि 2 ऑप्शन से ही बनाने से पूरा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप मेरे साइड से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन में क्या होगा 23 होगा, ये क्वेश्चन में कितना बाबू 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नेक्स्ट क्वेश्चन हो 24, ये सोलर एब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम VRS पे क्वेश्चन है बाबू, समझिएगा बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, जनरेटेड टेम्परेचर को TG से डिनोट करते हैं, TG का कितना है बाबू 87 डिग्री, तो आप इसको क्या करिएगा बाबू कि केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे बाबू। उसके बाद इवापोरेटेड टेम्परेचर TE को भी क्या करें, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। उसके बाद कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर टेम्परेचर, तो कंडेंसर मतलब क्या ये आउट हो रहा तो इसको T0 से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, तो कंडेंसर कितना है बाबू, कंडेंसर कितना 27 डिग्री, इसको भी आप क्या करिएगा केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और मैक्सिमम COP कितना होगा, तो बताया था कि COP फॉर VARS, ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में। तो VARS के लिए क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे बाबू हम आपको कि क्या TE/TG इंटू TG माइनस T0 अपॉन T0 माइनस TE, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बाबू। तो देखिए T का वैल्यू दिया है लेकिन केल्विन में रखना, किस में रखना, केल्विन में रखना बाबू, पहले बोल दे रहे हैं। T दिया हुआ, TG दिया, T0 दिया हुआ क्वेश्चन में, आप ऐसे कैलकुलेट करिएगा, जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा 1.5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बाकी सब क्या जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
एंड लास्ट वन क्वेश्चन है बाबू, द लीकेज इन ए फेरॉन बेस्ड रेफरेंस सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीकेज ऑफ रेफरेंस पढ़ाए थे वो बहुत सारे पढ़ते बोले थे चिल्ला चिल्ला के हैलाइड टॉर्च, कौन सा टॉर्च, हैलाइड टॉर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर टॉर्च का भी बात किए थे, ब्लू लिटमस पेपर की बात किए थे, तो जब लीकेज का बात करें तो वाला फिर से पढ़ के चले जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर, बाकी सब क्या हो गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा बाबू। तो आज हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। तो आज टोटल हम 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं बाबू, जो कि 2019 का जो ऑड में जो पूछा क्वेश्चन तो सबको देख लिए, प्लस एक्स्ट्रा और क्या आ सकते इस तरीके के क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 2019 का इवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ सकता है उसको भी क्या करेंगे देखें। इस तरीके से कोशिश है कि आपके आरएससी में हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दें और पूरे कॉन्सेप्ट की तरह। तो आज जितना हम दे रहे हैं आज जो क्वेश्चन है उसको फिर से आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, जितना फॉर्मूलीज यूज हुआ है उसको क्या करिए कॉपी में एक पेज में क्या करिए लिखिए और उसको क्या करिए रिवाइज करिए, क्या करिए रिवाइज करिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा मार्क्स आप आरएससी में क्या करोगे अचीव कर लोगे। जितना बात हम केवल बोलते जा रहे हैं उससे क्या करें बाबू आप फॉलो करते चलिए, समझ में आ रहा है। चलिए सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए। लेकिन लास्ट यही बोलेंगे बाबू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करो बाबू शेयर करो, और कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हम कराए बाबू, और कोशिश है कि सभी सब्जेक्ट का कराने की हम कोशिश करेंगे, समय बचेगा तो टोटल सब्जेक्ट का हम कराएंगे बाबू। तो और फिर से बोले कि जो भी बच्चे नए थे फिर से क्या करिए चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में क्या करिए बाबू आप शेयर करिए। सो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।